सुमित मेरे सहयोगी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या ईरान में इस समय इस तरह का खतरा है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ईरान को तो ये अंदेशा है कि देखिए बातचीत जिस जगह पर पहुंची है, जिस स्टेज पर पहुंची है, वहां से ऐसा लग रहा है कि डेडलॉक क्रिएट हो गया। और वो इसलिए क्योंकि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्रामों को लेकर बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। वो कह रहा है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर बात हो सकती है, बातचीत, लेकिन अब बात हो रही है बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्रामों को रोकने के लिए, जो ईरान मानता है कि उसके लिए सर्वाइवल का पॉइंट है। क्योंकि अगर वो प्रोग्राम रुक गया तो फिर ईरान ये के लोग मानते हैं कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि ईरान का हाल भी अफगानिस्तान, सीरिया या फिर लीबिया की तरह हो जाए। तो शायद ईरान के लोग बहुत समझ के, खासतौर पे जो रिजिम है वो बहुत सोच समझकर आगे बातचीत करना चाहता है। अभी आपने देखा कि बातचीत का सेकंड फेज जो है, सेकंड राउंड जो है खत्म हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो कह सके कि जो गाइडिंग मैकेनिज्म है, यानी जो किस तरीके से बातचीत को किन किन पहलुओं पर आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा बातचीत में क्या कुछ निकलेगा इस पर चर्चा नहीं होगी। तो उससे पहले हर चीज की तैयारी की जा रही है गौरव। और खास बात यह भी कि आप भी जानते हैं कि ये एक तरीके का अमेरिका की तरफ से ये पोस्टिंग जो आप कह रहे थे वो लंबे समय से की जा रही है, ताकि ईरान की हुकूमत जो है वो या तो डर जाए या फिर उन शर्तों पर बांध जाए जो इस समय अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी टेबल पर रखे हुए हैं। ईरान में क्या ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि तख्ता पलट हो जाए बड़ी संख्या में, और उनको ये बात की उम्मीद है कि अगर अमेरिका वार करता है तो अयतुल्ला अली खamenei की सत्ता जा सकती है? देखिए, एक बात तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, क्योंकि मैं ईरान के इन इलाकों में घूमा हूं गौरव। तख्ता पलट वाला सिचुएशन ईरान में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जो, आप कह सकते हैं कि जो उनके साथ लोगों का जुड़ाव है वो इतना कम नहीं है। और उसकी एक झलक उन्होंने कब दिखाई, जब उनके 47वें नेशनल डे पर जो भीड़ नजर आई, उससे दो संकेत दिए गए जो 11 फरवरी को हुआ था। यानी दो संकेत ये दिए गए कि वेस्टर्न की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो बातें कही जा रही है वो जमीन पर बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ ये एक तरीके के कंसोलिडेट, आप कह सकते हैं जो फेवरिज्म था या फिर जो आपके सपोर्ट था वो सुप्रीम लीडर की तरफ दिखाया गया। और ये पिछले मुझे बताया गया कि 4-5 सालों में से ज्यादा भीड़ इस समय इस बार देखी गई। यानी 4 साल के अगर कंपेयर करें तो इस बार ज्यादा भीड़ थी। वो इसलिए भी क्योंकि लोगों को बोला गया कि आप सड़कों पर निकले। तो शायद मुझे लगता है कि रिजिम चेंज के अंदर वो भले ही IRGC के कमांडर्स को अटैक कर ले या फिर कोई बड़े अटैक्स कर ले, लेकिन रिजिम चेंज कर पाना अभी के हालातों में इतना माकूल या फिर इतना वाजिब नहीं नजर आ रहा। गौरव, अमेरिका का प्रयास यह था कि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए। जिस तरह से उनकी करेंसी कोलैप्स की है, इकोनॉमी कोलैप्स की है ईरान के, जिस तरह के सैंक्शंस लगाए गए थे, लोग किस तरह वहां जीवन जी रहे हैं। और केवल तेहरान में नहीं, आप तो इस्फहान भी गए, नतांज भी गए, अलग अलग शहरों में गए, तो बहुत विशाल देश है ईरान। जमीनी स्थिति आपको क्या नजर आई? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखिए गौरव, ये दिमाग में मेरे भी था आखिरकार जिस कंट्री पर करीबन 40-50 साल से सैंक्शंस लगाए हो, वहां का क्या अस्तित्व होता है, कैसे लोग रहते होंगे। जब मैं पहुंचा, मैं लगातार घूमा, और घूमने के बाद गौरव एक चीज बड़ी कायदे की मुझे जो समझ में आई वो ये थी कि वहां पर सैंक्शंस हैं, लेकिन ईरान ने अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाया, अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया है। और ऐसा नहीं है कि ईरान ये खुद कर रहा है, ईरान को निश्चित तौर पर अमेरिका भी, माफ कीजिएगा, चीन भी मदद करता है, रशिया भी मदद करता है, कई और मुल्क भी मदद करते हैं। लेकिन ईरान के अंदर वो चीजें, वो पैनिक नहीं है कि सैंक्शंस लग गए हैं या हम पर और सैंक्शंस लग जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। वहां पर अगर आप देखें कि उनका मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एक्सप्रेसवेज, उनके लगातार जो उन्होंने अपनी सिलिकॉन वैली तैयार की है, जिसमें उनके रिसर्च सेंटर है, उनके आप कह सकते हैं लैब्स हैं, उनके टेक्नो उनके हब्स हैं, वो उस तरीके की डेवलपमेंट आपको दिखाती है कि ईरान ने बहुत सैंक्शंस के बावजूद, दबावों के बावजूद अपनी प्रगति को बहुत धीरे धीरे सही लेकिन एक मेंटेन किया हुआ। और अभी खास बात यह भी कि ईरान की जो चीजें हैं, यानी एक आप बात करते हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बात करते हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड उन्होंने तैयार किया हुआ है कि उसको लेकर अमेरिका ने जो पिछले साल अटैक किए थे उससे कोई खास डैमेज उनको नहीं हुआ, और शायद उसी ने उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाया। एक बात और, ईरान और भारत के बीच बहुत ही ऐतिहासिक पारंपरिक रिश्ते हैं, सिविलाइजेशनल टाइज दोनों देशों के बीच है। जो शिया बहुल इलाके भारत के हैं वो अयतुल्ला अली खamenei के प्रति बहुत सम्मान भी रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रति वहां के लोगों का क्या रवैया है और भारत से उनकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एक बात तो गौरव तय है कि दुनिया भर के आप किसी भी वॉर फ्रंट पे चले, आप खुद भी मेरे साथ में, आप भी गए हैं, आप रशिया भी कवर कर चुके हैं, यूक्रेन, हम दोनों कंट्री जहां, हम आप और मैं इजराइल में भी थे, मैं ईरान भी गया, आप रशिया यूक्रेन भी कवर कर चुके हैं, मैं भी गया।
कहीं पर भी आप देखिए सम्मान दोनों तरफ से भारत के लोगों को वैसा ही मिलता है, आप कहीं चले जाइए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप माने कि भारत की रिस्पेक्ट, भारतीय लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, हम लगातार वो बात करते हैं कि जहां पर युद्ध की बातें ना हो, आप समन्वय पर आकर बातचीत के आगे दौर बढ़ा सके। और शायद इसी वजह से मैं कुंभ के इलाके में गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी आप कह सकते हैं श्राइन है या फिर उनकी जो मजार है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग दुनिया भर से आते हैं। और इसके अलावा बात कर लीजिए तेहरान की, बात कर लीजिए इस्फहान, जो एक खूबसूरत शहर है, उनका सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। वहां पर इंडियन लोगों को या फिर भारतीय लोगों को कितना अच्छे तरीके से लिया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, उससे शेयर किया जाता है, आपसे जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद भारत की तो वो रिस्पेक्ट या फिर उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक वजूद जो है भारत का, वो दुनिया भर के तमाम देशों के बीच में वैसा ही है जैसा आप दूसरे इजराइल में कंपैरिजन कर लीजिए, आप ईरान में कंपैरिजन कर लीजिए। रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सम्मान दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत ज्यादा, जो दो परस्पर शत्रु भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, दोनों का ही भारत के प्रति लगाव और सम्मान इस बात से है क्योंकि भारत हमेशा शांति की बात करता है। मध्य पूर्व में तनाव इस समय चरम पर है। इजराइल से इस समय एक बड़ी खबर यह आ रही है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए इजराइल अब अपनी तैयारियों को बढ़ा रहा है। इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के संभावित हमले की आशंका को देखते हुए सर्वोच्च स्तर की तैयारी इस समय कर रहा है। चैनल 12 के रिपोर्ट के मुताबिक जो होम फ्रंट कमांड है और इमरजेंसी सर्विसेज जो है, उन्हें निर्देश ये दिए गए हैं कि वो ईरान से होने वाले संभावित हमले की तैयारी करे। इजराइल में ये हाईएस्ट अलर्ट या हाईएस्ट रेडीनेस का स्तर माना जाता है, जहां पूरे देश में जो उनका इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, सिविल डिफेंस सिस्टम है, उसे पूरी तरह से सक्रिय कर दिया जाता है। और साथ ही साथ मिसाइलों से जो हमला हो उससे सुरक्षा के लिए जो उनका एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, जितनी भी उनकी मिसाइल शील्ड है, उसे सक्रिय कर दिया जाता है। इजरायली पोर्टल ने दावा यह भी किया है कि ईरान पर अमेरिकी हमला किसी भी वक्त हो सकता है। यह बड़ी बात है। इजराइल का यह आकलन है कि ईरान पर अमेरिकी हमला किसी भी वक्त हो सकता है और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इजराइल इसमें शामिल होगा और ईरान बदले के स्तर पर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करेगा। इजरायली अधिकारी यह मानते हैं कि समय अब बहुत कम बचा है और एक ही व्यक्ति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका फैसला करेंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई गोपनीय बैठकें की हैं, सीक्रेट टॉक्स जिन्हें कहते हैं। दरअसल जिनीवा में अमेरिका और ईरान की जो हालिया बातचीत है वो बेकार रही, कोई समझौता नहीं हुआ। ईरान न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर और खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रियायत नहीं दे रहा है और अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं और जो मिसाइल बेसेस है, अन्य सेंसिटिव टारगेट्स है, एक बार फिर हमला कर सकते हैं, जैसा 12 दिन के युद्ध में जून 2025 में हुआ था। अब यह और लंबा हो सकता है। ईरान ने पहले ही धमकी दी है कि हमले पर वो इजराइल और मध्य पूर्व में जो अमेरिका के बेसेस है, जो क्षेत्रीय सहयोगियों पर वहां पर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से जवाबी हमला करेगा। इजराइल इसे सबसे बुरी स्थिति मान रहा है और जहां ईरान अपनी हर मिसाइल दाग सकता है। और यह ईरान ने साफ कर दिया है कि पिछली बार उसने रोक कर हमला किया था, इस बार वो सुपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका की नीति साफ है, या तो न्यूक्लियर डील हो या फिर हमला होगा। उसने ईरान पर हमले के साथ साथ उसके पलटवार से बचाव के लिए भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। अब तक सैकड़ों अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए जा चुके हैं और इसमें अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, F-35, F-22, F-15, F-16 लड़ाकू विमान और जो विमान 2003 में इराक के युद्ध में सबसे ज्यादा उसकी जो एयर पावर वहां पर तैनात की गई थी, उसके बाद अब 2026 में सबसे बड़ी एयर पावर तैनात की गई है। बड़ी खबर यह कि पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स मध्य पूर्व में आ चुके हैं। हाल के हफ्तों में 170 से ज्यादा अमेरिकी मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स, C-17 ग्लोब मास्टर, C-5 गैलेक्सी, ये हथियार और गोला बारूद, हाईटेक वेपन सिस्टम और दूसरे सामान को लेकर मध्य पूर्व पहुंच चुके हैं। ईरान पर संभावित हमले की तैयारी में मिडिल ईस्ट, खासतौर पर खाड़ी क्षेत्र, कतर हो, जॉर्डन हो, बहरीन जैसे बेसिस है, वहां पर तैयारियां बढ़ा दी गई। एक बार फिर सुमित,
जिस तरह की अमेरिका की तैयारी है, 2003 की गल्फ वॉर के बाद सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान, दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स वहां पहुंच रहे हैं। यानी ये प्रेशर टैक्टिक्स है, गनबोट डिप्लोमेसी है, या फिर युद्ध की तैयारी है? देखिए बिल्कुल आप इसको आप मान सकते हैं कि देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर तो डाला ही जा रहा है कि ईरान के आसपास इतना सैन्य जमावड़ा अगर इकट्ठा हो रहा है तो ईरान के लोगों को भी लगेगा, खासतौर पे आईआरजीसी को भी लगेगा कि देखिए जंग की तैयारियां उन्हें भी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये भी है कि एक तरीके का अगर आप देखें कि आईआरजीसी हो चाहे वो ईरान हो, अभी अमेरिका के लिए भी सिचुएशन इतनी आसान नहीं। 12 दिन के उस युद्ध में या संघर्ष में हमने जो पिछले साल देखा था, ये अमेरिका ने भी समझा, ये इजराइल ने भी समझा कि अभी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की जो खेप उनके पास है वो शायद इतनी ज्यादा है कि वो अगर 4-5 जगहों पर भी टारगेट कर पाए तो फिर अमेरिका को या इजराइल को नुकसान हो सकता है। और शायद उसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। अभी फेज 1 की तैयारियां हमने देख ली, अब स्टेज 2 के अंदर तैयारियां जा चुकी हैं। और स्टेज 2 के अंदर जैसा आपने बताया कि आपका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, आप लगातार अपने जो सैनिकों की जमावड़ा है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने आप जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनकी तैनाती ज्यादा कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ईरान की तरफ से भी तैयारियां बहुत ज्यादा जोरों शोरों से की जा रही है और अमेरिका नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट से इतना बड़ा इवैक्यूएशन चलाया जाए जिससे एक पैनिक वाली सिचुएशन बन जाए और इसका सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। शायद इसी वजह से अर्थव्यवस्था न केवल खाड़ी देशों की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। और खासतौर पर अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने कुछ किया। एक बात और सुमित, 12 दिन के युद्ध में यह बात तो साफ थी कि आपके पास इजराइल के पास आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो भी है, थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम भी आ गया था अमेरिका का। उसके बावजूद इजराइल पर ईरान की मिसाइलों का प्रहार हुआ और जहां ईरान चाहता था वहां प्रहार हुआ। और इस बार तो वो कह रहा है कि हम अपनी लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका तोड़ इजराइल और अमेरिका दोनों के पास नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हाल ही में जो ईरान ने खुर्रम शहर 4 का टेस्ट किया था वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। उसी ने अमेरिका को डरा। आपको याद होगा कि जब नेतन्याहू वॉशिंगटन गए थे तो उन्होंने कैपिंग की बात की कि बैलिस्टिक मिसाइलों की कैपिंग की जानी चाहिए, उनकी रेंज को कम किया जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच ईरान का यह सफल परीक्षण अमेरिका के लिए भी चुनौती था। और शायद अमेरिका ये बात समझ रहा है कि अगर ये नहीं किया गया, अगर ये प्रोग्राम नहीं रोका गया तो ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। शायद इसी वजह से दोनों तरफ से आप देखें कि गतिरोध या फिर आप कह सकते हैं कि जो टसल है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। गौरव, एक और महत्वपूर्ण बात, अमेरिका का जो दूसरा युद्धपोत है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विमान वाहक जहाज यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, यह भी बहुत तेजी से मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। खबर इस समय यह कि मोरक्को के तट के पास है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के मुहाने पर आ गया है। बताया यह जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में यह इजराइल के बेहद करीब, इजराइल की सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगा और इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके पास इसे तैनात किया जा सकता है। अटलांटिक महासागर को पार कर मोरक्को के तट पर आने के पास इसने अपनी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ऑन कर लिया है और उसके बाद से ही इसे मोरक्को के पास देखा गया। एआईएस के ऑन होते ही जहाजों के लोकेशन और उसकी स्पीड समेत बाकी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। अब इससे एक चीज बिल्कुल साफ है सुमित, दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, ये केवल डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव एक्शन के लिए वहां आ गए हैं। तो जो ओटो वॉन बिस्मार्क की गनबोट डिप्लोमेसी थी वो क्या जमाना था और ये क्या जमाना है, रणनीति युद्ध की बिल्कुल वही। देखिए बिल्कुल रणनीति वही है, लेकिन 2 चीजें बदल चुकी हैं बदलते वक्त के साथ। अब ये जो आप कह सकते हैं कि ये ड्रोन वॉरफेयर है। आप लोग याद होगा कि अब्राहम लिंकन के पास एक ड्रोन पहुंचा था, पैनिक क्रिएट हो गया था, F-35 उड़ाए गए। वो इसलिए क्योंकि अब ये ड्रोन कैपेबिलिटीज जो ईरान के पास है, बैलिस्टिक मिसाइलों की जो आप कह सकते हैं कैपेबिलिटीज ईरान के पास है, वो ट्राई एंड टेस्टेड है, वो रशिया ने भी इस्तेमाल की है। तो अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर उनका एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर अटैक हो जाता है, एक भी शिप अटैक हो जाता है, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें अमेरिका में भी बढ़ सकती है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।